क्या आपका सपना आईआईटी एनआईटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से पढ़ने का है? तब ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम चला रहे हैं जेई पीवाईक्यू सीरीज और इस सीरीज में हम जेई मेन में आए हुए हर सवाल को चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो भी सवाल क्लास 11th के चैप्टर सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन से आए थे, हम उन सवालों को आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के चैप्टर का ऑलरेडी डिस्कशन मैंने किया हुआ है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल 23 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है एंड क्वेश्चन है, कंसिडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विथ सेंटर लोकेटेड एट origin. A circular hole of a radius 5 centimeter is cut from this disc in such a way that the edge of the hole touches the edge of the disc. The distance of the center of mass of residual or remaining disc from the origin will be. ऑलराइट, मैं आपको सवाल समझाता हूँ और इस सवाल के सॉल्यूशन को समझाने के लिए मैं काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, क्योंकि ये एक सवाल काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को टच करता है और मैं हर बात आपके सामने रखूंगा। आप एकदम ध्यान से सुनिएगा और सीखिएगा कि किस तरह से इस सवाल को सॉल्व किया जाता है। एकदम ध्यान से सीखिएगा। देखिए, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। हमें कह रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है और उस सर्कुलर डिस्क के रेडियस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर है वो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपके लिए समझना आसान है, करेक्ट। तो इस तरह से सिचुएशन हमारे सामने है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक 20 सेंटीमीटर की एक सर्कुलर डिस्क है और इस सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे है, करेक्ट। अब कहता है कि इस सर्कुलर डिस्क से एक 5 सेंटीमीटर के सर्कुलर पार्ट को कट करके बाहर कर दिया गया। इस तरह से कट किया गया कि उस कट किए गए पार्ट का जो एज है, जो किनारा है, वो इस ओरिजिनल डिस्क के एज से मिलता है, किनारे से मिलता है। मतलब ऐसा सिचुएशन रहा होगा। आपको मैं दिखाता हूँ समझा करके। कुछ इस तरह की सिचुएशन रही होगी और इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पार्ट को कट करके बाहर कर दूं तो इसका एज एंड ओरिजिनल डिस्क का एज साथ में मिल रहे हैं। तो ये जो सर्कुलर पार्ट आप देख रहे हैं जिसको कट किया गया है, इसके रेडियस की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर बताई हुई है, करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड ओरिजिनल डिस्क जो हमारा है उसके रेडियस की वैल्यू हमारी 20 सेंटीमीटर है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है, ये जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, हमें इस रिमेनिंग पार्ट के सेंटर ऑफ मास की दूरी बतानी है फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैंने क्या किया है, जो सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए पहला कॉन्सेप्ट जो आपको सीखने की जरूरत है, सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए जो सर्कुलर पार्ट है जिसे हमने कट किया है उसके सेंटर को मैंने एक्स एक्सिस पे रखा है। इसे मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूँ और इसे मैं वाई एक्सिस मान रहा हूँ। अब चाहते तो इस सर्कुलर पार्ट को आप कहीं पर भी कट करके दिखा सकते थे, लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या होगी कि अगर आप कहीं और रैंडमली कट करते हैं तब आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताने के लिए जो रेसिजुअल पार्ट हमारा होगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा हमारा, उस रिमेनिंग पार्ट के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताने के लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना होगा। तो समझदारी इसी में है कि आप इस कट किए गए पार्ट को या तो एक्स एक्सिस पे शो करो या तो वाई एक्सिस पे शो करो। उस केस में क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा और इससे आपकी मेहनत आधी हो जाएगी, काम आसान हो जाएगा और सॉल्यूशन आप जल्दी निकाल पाएंगे। अगर मैं कहीं और पे कट करके दिखा देता, किसी और क्वाड्रेंट में भी कट करके दिखा देता, तो भी अल्टीमेटली मुझे आंसर सेम मिलने वाला है, बट मुझे फिर एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा और सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस के लिए मुझे फिर पाइथागोरस थ्योरम की भी मदद लेनी पड़ेगी। और ऑब्वियस बात है, यहाँ पर काम काफ़ी बढ़ेगा और इतना काम बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, कट किए गए हिस्से को या तो एक्स एक्सिस पे शो करें, मतलब कट किए गए पार्ट का जो सेंटर है उसको एक्स एक्सिस पे लीजिए या फिर वाई एक्सिस पे लीजिए, उससे काम आसान हो जाएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझने की जरूरत है। सेकेंड बात, अगर आप देखेंगे तब इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एक्चुअली में एक्स एक्सिस पे ही होगी, आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको सिखा दूं कि अगर कोई सिस्टम, एकदम ध्यान से सुनना, अगर कोई सिस्टम किसी एक एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है तब उस सिस्टम की सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पे ही होगी जिस एक्सिस के अबाउट में हमारा सिस्टम सिमेट्रिक है। अगर आप देखेंगे
तो एक्स एक्सिस के अबाउट में ये पूरा का पूरा सिस्टम सिमेट्रिक है। एक्स एक्सिस के ऊपर जिस तरह से मास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एग्जैक्टली सिमिलर वे में एक्स एक्सिस के नीचे भी हमारे सिस्टम के मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब सिस्टम एक्स एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है और इसीलिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगी, एक्स एक्सिस पे ही होगी। अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट में देखेंगे तो वाई एक्सिस के एक तरफ यहाँ पर सर्कुलर होल है, बट अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ तो यहाँ पर सर्कुलर होल नहीं है। मतलब वाई एक्सिस के एक तरफ मास कम है और एक तरफ मास ज़्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे नहीं होगी, एक्स एक्सिस पे ही होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ अ सिस्टम इज सिमेट्रिक अबाउट वन एक्सिस, द सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन दैट एक्सिस ओनली। और इसीलिए यहाँ पर हमें वाई कोऑर्डिनेट नहीं निकालना। अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो रेसिजुअल पार्ट के वाई कोऑर्डिनेट जो वैल्यू होगी सेंटर ऑफ मास के लिए, दैट विल बी 0। मतलब वी ओनली नीड टू फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेसिजुअल पार्ट। परफेक्ट बात है। दूसरी बात, अगर आपको इस तरह का सिचुएशन दिया जाए जहां पर एक पार्ट को कट करके बाहर किया गया है, एक हिस्से को निकाल दिया गया, मास को कम कर दिया गया है, तब सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला होगा m1x1 माइनस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। दिस इज द फॉर्मूला। अगर हमारे सामने एक सिस्टम है और उस सिस्टम से कुछ मास को निकाल दिया गया है और बोला रेसिजुअल पार्ट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को बताओ, तो एक्स कोऑर्डिनेट को निकालने का ये फॉर्मूला बनेगा। अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना होता, जो कि यहाँ पर तो 0 है, बट अगर निकालना होता तो वाई सी एम की वैल्यू हो जाती m1y1 माइनस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। सेम वे में आपको फॉर्मूला लिखना है। बट यहाँ पर m1 क्या है, तो m1 हमारी कंप्लीट सिस्टम के मास की वैल्यू होगी। मतलब इस सिचुएशन के लिए m1 मेरी पूरी की पूरी डिस्क के मास की वैल्यू है। x1 क्या है, x1 है हमारी कंप्लीट डिस्क, जो हमारी ओरिजिनल डिस्क है, इसके सेंटर ऑफ मास की x कोऑर्डिनेट। परफेक्ट बात है, आपको इतनी बात समझनी है। m2 क्या है, m2 उस हिस्से का मास है जो निकाला गया है। मतलब m2 मेरे इस कट किए गए पार्ट के मास की वैल्यू होगी। एंड x2 क्या होगा, x2 इस कट किए गए पार्ट के सेंटर ऑफ मास की x कोऑर्डिनेट होगी। m1 m2 ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है ना, तो एक बार मैं और कह दूं, m1 किसका मास है, m1 पूरे सिस्टम का मास है। x1 क्या है, x1 पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की x कोऑर्डिनेट है। m2 क्या है, जिस हिस्से को हमने काट करके बाहर किया है उस पार्ट के मास की वैल्यू है। और x2 क्या है, x2 उसी कटे हुए पार्ट के सेंटर ऑफ मास की x कोऑर्डिनेट है। याद रख सकते हैं क्या, आपको बिल्कुल रखना होगा, इस तरह से आप इसको बस याद रखिएगा। बट एक बात आपको यहाँ पर ये समझनी है कि मुझको यहाँ पर तो मास की कहीं पर जानकारी नहीं है, तो मैं फिर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करूँ। तो आपको यहाँ पर एक दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्क है, जनरली जो डिस्क हमें गिवन है तो यूनिफॉर्म नेचर की है, यूनिफॉर्म थिकनेस की है, यूनिफॉर्म डेंसिटी की है। ऐसा लिखा तो नहीं है, बट हमको समझना होगा कि अगर एक डिस्क है तो ऑब्वियस बात है एक ही मटेरियल की बनी हुई होगी, मतलब हर जगह डेंसिटी एक बराबर होगी और यूनिफॉर्म थिकनेस की होगी। तो मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूँ कि इस सिचुएशन में जो मास की वैल्यू होगी वो हमारे डिस्क के एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा मास होगा। आप एरिया को डबल कर दो तो मास भी डबल हो जाएगा, एरिया को आधा कर दो तो मास भी आधा हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर मैं m1 m2 को a1 a2 से रिप्लेस कर सकता हूँ, जो मैं करूँगा। तो इम्प्लाइज दैट मैं सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। ठीक, आपको ये बात समझनी है। रिश्ता वही है बट सोच नहीं है यहाँ पर, है ना। हमने मास को रिप्लेस करके क्या कर दिया, एरिया यहाँ पर पुट कर दिया। अब मैं बात करना चाहता हूँ x1 एंड x2 के रिगार्डिंग। a1 a2 तो हम जानते हैं कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो a1 a2 तो मिल गया। अब बात करना x1 x2 की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सामने या आपको एक सिमेट्रिक सिस्टम दिया जाए, एक सिमेट्रिक सिस्टम दिया जाए, तब उस सिमेट्रिक सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो उस सिस्टम के ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही होते हैं, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने अगर रजिस्टर न किया हो तो एक बार मैं और कह दूं, अगर आपके सामने एक यूनिफॉर्म एक सिमेट्रिक सिस्टम है, तब उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उस सिस्टम के ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही होगा। मतलब जैसे ये मेरी सर्कुलर डिस्क है, तब इस सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, इस सर्कुलर डिस्क के ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही होगा। मतलब इस सर्कुलर डिस्क का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वो तो इसके सेंटर पे ही है, तो यही इसके सेंटर ऑफ मास की भी पोजीशन होगी।
सिमिलरली जो मेरा कट किया गया पार्ट है ये भी तो एक सिमेट्रिक यूनिफॉर्म सिस्टम है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, जो कि यहाँ पर है, जो आपको यहाँ पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन है, हमारे ओरिजिनल डिस्क के का सेंटर ऑफ मास है, और इस पॉइंट में कौन है, जिस हिस्से को हमने काट करके बाहर किया है उस हिस्से की सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहाँ पर आएगा, है ना। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं C1 कर देता हूँ और इसको मैं C2 कर देता हूँ। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि C1 के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? तो ऑब्वियस बात है C1, क्योंकि मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन भी है तो इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0,0 हो जाएगी, तो समझना बहुत आसान है। अब इस निकाले गए हिस्से को, कट किए गए हिस्से के सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट अब क्या होगा, तो मैं समझाता हूँ, बड़ा आसान है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो रेडियस हमें गिवन है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है। एंड अगेन जो कट किया गया हिस्सा है उसके रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर है ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं C1 से लेकर के C2 तक की दूरी क्या होगी, तो ऑब्वियस आंसर होगा 15 सेंटीमीटर होगी, और इसीलिए C2 का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 15 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। यस और नो, एकदम परफेक्ट बात, यहां तक समझना आसान है। अब ये 0 हो गया मेरा x1 का वैल्यू, y1 तो हमारा 0 ही रहेगा, ऑब्वियस बात है। और यहाँ जो 15 देख रहे हो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, x2 की वैल्यू हो गई, एंड 0 हो गया ये हमारा y2 की वैल्यू। तब अब अगर आप y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो सेम फॉर्मूला को आपको यूज करना होगा, और यहाँ पर y1 y2 आ जाएगा, और क्योंकि y1 की वैल्यू भी 0 है एंड y2 की वैल्यू भी 0 है तो मेरा न्यूमरेटर 0 बनेगा, मेकिंग y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेसिजुअल पार्ट इक्वल टू 0, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही समझा दिया था कि यहाँ पर आप जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री है ना, उसको आप यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या कहता है कि अगर कोई सिस्टम किसी एक एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक हो तो सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, अदर कोऑर्डिनेट्स जो होंगे हमारे सेंटर ऑफ मास के वो 0 हो जाएंगे। सिर्फ आपको उसी कोऑर्डिनेट को निकालना होगा, उसी एक्सिस के कोऑर्डिनेट को निकालना होगा जिस एक्सिस के अबाउट में हमारा सिस्टम सिमेट्रिक है। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट में मेरा सिस्टम सिमेट्रिक था तो सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे, और इस तरह से आप डेफिनेटली अपना 15 20 25 सेकंड जो है समय बचाएंगे, और इतने समय में आप एक सवाल और शायद कर बैठें तो आपका स्कोर अल्टीमेटली बढ़ेगा, और इसीलिए मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ मुझे एक्ससीएम निकालने की जरूरत है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान है, बस वैल्यू पुट कर देनी है, सॉल्व करते हैं आंसर। तो मैं आपको निकाल करके दिखाता हूँ, देखिएगा। तो नाउ अब a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी पाई। नाउ एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो पाई अपनी जगह पर, रेडियस की वैल्यू हमें 20 दी है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, 20 का स्क्वायर कर देना होगा। सो पाई आर स्क्वायर हो गया पाई 20 स्क्वायर, x1 की वैल्यू 0 माइनस, अब a2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई इंटू 5 स्क्वायर, बिकॉज कट किए गए पार्ट के रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, तो इसका x कोऑर्डिनेट है 15, तो यहाँ पर x2 की जगह में आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय, अब मुझे a1 माइनस a2 करना है, दैट मीन्स पाई इंटू 20 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 5 स्क्वायर करना है। इसे सॉल्व करते मुझे तुरंत आंसर मिलने वाला है। आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से पाई कॉमन है, तो पाई को कॉमन लेकर के मैं कैंसिल कर देता हूं, और हालांकि पहला टर्म मेरा जो न्यूमरेटर का वो 0 ही है, क्योंकि 0 से 20 स्क्वायर मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेटली 0 होने वाला है ना। अब देखिए बहुत इजीली हम आंसर के बहुत क्लोज पहुंच सकते हैं, बस इसे सॉल्व करना है, एंड सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए, तो मैं ये वाली जगह को यूज कर रहा हूँ। तो फाइनली XCM विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर मेरे पास 5 स्क्वायर इंटू 15 है, तो 5 स्क्वायर को मैं 25 लिख देता हूँ, इंटू 15 माइनस साइन रहेगा और रहने दिया जाए इसे, डिवाइडेड बाय 20 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 400 एंड 5 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25, तो 400 माइनस 25 इज 375। परफेक्ट बात है। अब अगर मैं चाहूँ तो 375 को अगर मैं 25 से रिड्यूस करूँ तो मैं कर सकता हूँ, 25 बन जा 25, एंड अगर मैं 375 को रिड्यूस करूँ 25 से तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। फाइनली 15 एंड 15 आपस में रिड्यूस हो जाएंगे, और यहाँ पर बचने वाला मेरे पास -1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो रेसिजुअल पार्ट के सेंटर ऑफ मास की दूरी होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी ओरिजिन से, और यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास है अब वो ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, मतलब जो मेरा रेसिजुअल पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास को अगर मैं C से शो करूं तब डेफिनेटली
जो सी का एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, मतलब वो ऑरिजिन से लेफ्ट की तरफ है, बट डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस केवल 1 सेंटीमीटर आ रही है, और इसीलिए 1 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो मैं ऑप्शन फोर्थ के साथ जाऊंगा, एंड ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, एंड क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट with sides of length a and b whose mass per unit area sigma varies as sigma equal to sigma naught x upon a into b where sigma naught is a constant would be। ठीक, मैं आपको समझाता हूं। हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लेट गिवन है, और इसके लेंथ की वैल्यू a है और इसकी विड्थ की वैल्यू हमारी b है, और कहता है कि इसके मास पर यूनिट एरिया की वैल्यू जो सिग्मा है मेरा, वो सिग्मा नॉट इंटू एक्स बाय ए बी है। मतलब ये है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट बदलता जाएगा, अगर एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू में चेंज आता जाएगा, तो सिग्मा की वैल्यू भी बदलती जाएगी। मतलब यहाँ पर मास पर यूनिट एरिया एक वेरिएबल है, यहाँ पर जो हमारी सरफेस मास डेंसिटी वो वेरिएबल है, और डिस्टेंस के साथ साथ हमारी सिग्मा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। मतलब यहाँ पर डेंसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट हल्का है और भारी, राइट की तरफ अगर आप जाएंगे तो जो हिस्सा है, जो हमारी डिस्क है, वो भारी होती चली जा रही है। तो बताना है हमको कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी। हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है, हमें सेंटर ऑफ मास बताना है कहाँ पर होगा। मतलब मुझे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत है, जो मुझे बताने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम है, इट इज अ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम मतलब यहाँ पर मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस है, और क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी वेरिएबल है, तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको डेफिनेटली कैलकुलस की मदद लेनी पड़ेगी। एंड इस तरह के सिचुएशंस में जो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता दूं। सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। सिमिलरली जो वाई कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। और सिमिलरली हम जेड कोऑर्डिनेट के लिए भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट में इंटरेस्ट है, जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, वरना हम जेड कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम वे में एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। चलिए हम आगे एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, उसके बाद हम वाई कोऑर्डिनेट की तरफ दिमाग लगाएंगे। तो नाउ एक काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर एक बहुत पतली सी पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। एक छोटा, एक पतला सा पार्ट हम कंसिडर करते हैं, और ये कहाँ पर लिया मैंने, तो मैंने ओरिजिन से x दूरी पे इस एकदम थिन पार्ट को यहाँ पर कंसिडर किया। इसकी जो थिकनेस है, उस थिकनेस को मैं dx मान लेता हूँ, एंड dx काफ़ी छोटा है, बहुत बहुत पतला एक थिन हिस्सा मैंने लिया हुआ है, जिसकी दूरी ओरिजिन से x है, और विड्थ कितनी है, dx है। तो विड्थ dx, ये जो आप देख रहे हैं विड्थ, ये dx है, बट ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, तो ये वाली लेंथ की वैल्यू b हो जाएगी। तब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो थिन पार्ट मैंने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, एकदम पतला सा जो हिस्सा मैंने कंसिडर किया हुआ है, इसका एरिया कितना होगा, तो आप क्या जवाब देंगे। इसके एरिया के लिए मेरी ये वाली लेंथ हो गई dx, और ये वाली लेंथ हो गई b, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड, तो डेफिनेटली b इंटू डी एक्स मेरे इस थिन पार्ट के एरिया की वैल्यू हो जाएगी, जिसकी मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए x की जगह में मैं x रखता हूँ, और dm की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए जो सिग्मा होता है, ये क्या है मेरा, ये मास पर यूनिट एरिया है। मतलब सिग्मा को यहाँ पर हम लिख सकते हैं dm अपॉन da। मास पर यूनिट एरिया ही तो मेरा सिग्मा है, यहाँ पर लिखा है साफ साफ मास पर यूनिट एरिया। तो छोटे से पार्ट da का, जिसका एरिया da है, उसके मास की वैल्यू अगर dm हो, तो सिग्मा क्या होगा, dm अपॉन da होगा। तो मुझे यहाँ पर dm की रिक्वायरमेंट है, तो dm को मैं क्या लिख सकता हूँ, dm को लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू डी एक्स। dm कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू डी ए। तो यहाँ पर x अपनी जगह पर रहा, और dm की जगह में मैं लिख दूंगा सिग्मा इंटू डी ए अपॉन, अगेन dm की वैल्यू मुझे पुट करनी है, जो कि कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। परफेक्ट। नाउ दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x। अब जो भी मुझे सिग्मा की वैल्यू गिवन है वो मुझे ले लेनी चाहिए, जो कि सिग्मा नॉट x अपॉन ए बी है। एंड फाइनली डी ए की वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो डी ए की वैल्यू होगी, वो b इंटू डी एक्स होगी, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो इस पतले से
जो पार्ट को मैंने लिया हो, एक जो स्ट्रिप ली हुई है, एकदम पतली सी स्ट्रिप ली हुई है, इसकी लेंथ एंड विड्थ का जो प्रोडक्ट है वो b इंटू डी एक्स होने वाला है। तो फाइनली डी ए की जगह मैं लिख देता हूँ b इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय, अब मुझे डिनोमिनेटर को भी लिखना पड़ेगा। तो अगेन सिग्मा की वैल्यू जो भी मुझे गिवन है मुझे लिख लेना चाहिए, दैट इज सिग्मा नॉट इंटू एक्स अपॉन ए बी, एंड डी ए की वैल्यू अगेन हो गई मेरी b इंटू डी एक्स। मैं समझता हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि सिग्मा नॉट कांस्टेंट है तो सिग्मा नॉट न्यूमरेटर से भी कॉमन है, डिनोमिनेटर से भी कॉमन है, एंड मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से सिग्मा नॉट को कैंसिल कर देता हूँ। देखा जाए तो ये बी आपस में कैंसिल हो रहे थे, ये और ये बी आपस में कैंसिल हो रहे थे, ए भी कांस्टेंट होकर के कॉमन होगा, ए भी कांस्टेंट होकर कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास बचने क्या वाला है, जो भी बचने वाला है मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब इसको अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं देन एक्स सी एम की जो वैल्यू आने वाली है, एक्स सी एम की जो वैल्यू आने वाली देख लेते क्या आ रही है। तो मेरे पास आ रही है एक्स इंटू एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में आने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x की लिमिट क्या होगी, तो ऑब्वियस बात है कि x की जो लोअर लिमिट होगी लेफ्ट एज के लिए वो 0 होगी, एंड x की जो अपर लिमिट होगी राइट एज के लिए वो a हो जाएगी। क्योंकि जो मेरी प्लेट का जो एक्सपेंशन है, मेरे प्लेट का एक्सपेंशन x एक्सिस के अलॉन्ग विड्थ a तक हुआ है, तो x की लोअर लिमिट ओरिजिन के लिए हो जाएगी 0 एंड राइट एज के लिए हो जाएगी x की अपर लिमिट a। तो यहाँ पर मुझे ऑब्वियसली लिमिट की वैल्यू 0 से a पुट कर देना चाहिए, तो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ 0 टू a, मैंने लिमिट अभी यहाँ पर पुट कर दिया अलग से, कर परफेक्ट है ना। अब देखेंगे, आप लोग को मालूम है कि x टू द पावर n, यहाँ पर लिखता हूँ x टू द पावर n dx के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला है हमारा। तो सिमिलरली इसी फॉर्मूले को अगर मैं x टू द पावर 2 के लिए अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3/3 है ना, यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए x टू द पावर 3/3 अपॉन, अब x dx के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर 1 है तो 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1, तो x² आने वाला है। और यहाँ पर अब मैं लिमिट की बात करता हूँ फ्रॉम 0 टू a, और आखिरी में मुझे बस क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। मैं चाहूँ यहाँ पर तो मैं x² को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं x² कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास न्यूमरेटर में खाली एक x बचेगा, तो x/3 अपॉन 1/2, तो मैं लिख सकता हूँ x/3 इंटू 2/1, दैट इज 2x/3 है ना, 2x/3 आ जाएगा ये, एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 2a/3 हो जाएगा, और डेफिनेटली यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो 2a/3 आ जाएगी, 2a/3। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिख जाएगा 2a/3 हमारे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। तो 2a/3 अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 में भी है एंड ऑप्शन 2 में भी है, तो इसीलिए या तो ऑप्शन 1 करेक्ट है या तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, आपको इतनी बात समझनी चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट तो मेरा निकल चुका है सेंटर ऑफ मास का, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, अब मुझको वैल्यू निकालनी है y कोऑर्डिनेट की। तो y कोऑर्डिनेट के लिए भी आपको सिमिलरली आपको इस फॉर्मूले को फॉलो करना है, बट आपको यहाँ पर एक बात समझनी है। क्या बात समझनी है, कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो हुआ यहाँ पर वो वेरी कर रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जो मास का यहाँ पर जो वेरिएशन है, जो यहाँ पर डेंसिटी का जो वेरिएशन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और इसीलिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट था वो इस प्लेट के बीचों बीच ना होकर के कहीं और था, और कितने डिस्टेंस पे था, 2a/3 के डिस्टेंस पे था। इसके जस्ट पहले वाले सवाल में मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म सिमेट्रिक सिस्टम हो तब उस यूनिफॉर्म सिमेट्रिक सिस्टम के ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास होता है, बट इस केस में ऐसा हुआ नहीं। इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा उस ज्योमेट्रिक सेंटर पे हम सेंटर ऑफ मास को क्लेम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी वेरी कर रही है, बट वेरी कौन से डायरेक्शन के अलॉन्ग कर रही है, तो यहाँ पर जो वेरिएशन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और इसीलिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो सेंटर ऑफ मास है उसकी शिफ्टिंग कहीं और हो करके एक नया कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पर मिल चुका। बट अगर हम देखें तो किसी भी तरह के मास का वेरिएशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मास का कोई वेरिएशन क्योंकि यहाँ पर नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पर वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो मेरा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही आना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि डेंसिटी का वेरिएशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुआ है
तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारे सेंटर ऑफ मास की एक्स कोऑर्डिनेट होगी वो कहीं और हो सकती थी, ज्योमेट्रिक सेंटर पे न होकर के कहीं और हो सकती थी, जो हमने निकाल लिया। बट क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग किसी भी तरह का मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर वेरी नहीं कर रहा, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग हमारा मास का डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी यूनिफॉर्म है, तो वाई एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास अभी भी ज्योमेट्रिक सेंटर पे होना चाहिए। इसका ये मतलब है मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक बात कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो b/2 पे ही होना चाहिए, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही होना चाहिए। और इसीलिए हम बिल्कुल इस केस में अगर हम आंसर की बात करें तो मैं ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा, एंड ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट आप कॉन्सेप्चुअली भी वाई कोऑर्डिनेट तक पहुंच सकते हैं समय बचाने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन है शोन बिलो bob A of a pendulum having massless string of length r is released from 60 degree to the vertical. It hits another bob B of half the mass that is at rest on a frictionless table in the center. Assuming elastic collision, the magnitude of the velocity of bob A after the collision will be. all right देखिए ये इलास्टिक कोलिजन पे क्वेश्चन है, और यहाँ पे काम करता हूँ, मैं A को फर्स्ट बॉडी मान लेता हूँ जिसके मास को मैं ले लेता हूँ m1, एंड B को मैं सेकेंड बॉडी मान लेता हूँ जो मास ले लेता हूँ मैं m2, तो मतलब m2 की वैल्यू m/2 हो गई और m1 की वैल्यू m हो गई। इतनी बात आपको समझनी चाहिए। तो जस्ट कोलिजन होने के जस्ट दौरान जो भी m1 की शुरुआत में वेलोसिटी रही होगी वो u1 हो गई, और जो b की रहेगी वो u2 हो गई। कोलिजन के जस्ट बाद जो भी a की वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी v1, और जो b की वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी v2। तो यहाँ पर मुझे बताना क्या है कि कोलिजन के बाद बॉब a की वेलोसिटी क्या होगी, हमको उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बतानी है। मतलब मेरा इंटरेस्ट किसकी तरफ है, मेरा इंटरेस्ट है v1 निकालने की तरफ, है ना, v1, क्योंकि मैंने बॉब a को फर्स्ट बॉडी माना हुआ है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज v1, एंड v1 हमको यहाँ पर निकालना है। और मैं आपको बता दूं v1 इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन निकालने का फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, एंड द फॉर्मूला इज m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। ये हमारा फॉर्मूला है। और क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बॉब B है वो रेस्ट में था, ऐसा बोला है यहाँ पर, इट हिट्स अनदर बॉब ऑफ हाफ द मास दैट इज एट रेस्ट, मतलब मेरा जो बॉब B है, जो मेरी सेकेंड बॉडी है, वो इनिशियली रेस्ट में थी, और इसीलिए u2 की वैल्यू 0 है, और u2 की वैल्यू 0 होने के कारण हमारा इस RHS का जो सेकेंड टर्म है वो 0 हो गया। मतलब मुझे सेकेंड टर्म को और कैरी करने की आगे जरूरत नहीं है, वो 0 हो गया। तो फाइनली मुझको यहीं तक ही सॉल्व करने की जरूरत है। m1 की वैल्यू मालूम है, m2 की वैल्यू भी मालूम है, v1 के लिए बस u1 चाहिए। तो अगर u1 मिल जाए तो बात बन जाए, है ना। u1 की वैल्यू निकालते ही हमको इस प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा, और हम बस u1 निकालना चाहते हैं। तो मैंने आप लोगों को वर्क एनर्जी पावर के PYQs के डिस्कशन के दौरान, एंड चैप्टर भी मैंने पढ़ाया है, उस दौरान एक थ्योरम समझाया था, एंड थ्योरम का नाम क्या है, थ्योरम का नाम है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम कहते हैं कि अगर किसी सिस्टम में किसी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क ना हो, किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क ना हो, तब सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क होना चाहिए, सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करने चाहिए, किसी नॉन कंजर्वेटिव या एक्सटर्नल का वर्क नहीं होना चाहिए, और उस दौरान सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी नहीं बदलती। मतलब सिस्टम की काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो काइनेटिक कम होगी तो पोटेंशियल बढ़ेगी, काइनेटिक बढ़ेगी तो पोटेंशियल कम होगी, बट दोनों का सम नहीं बदलता। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस बॉब के मूवमेंट के दौरान, बॉब A के मूवमेंट के दौरान अगर आप देखें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर वर्क कर नहीं रहा। क्या यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हाँ है, बिल्कुल है ना। यहाँ पर जो स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन है ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आती है, बट वर्क नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, क्योंकि टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग है, और हर पॉइंट पे हमारी जो बॉब A की जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वेलोसिटी है, वो टेंजेंशियल है। तो क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ।
तो यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं है, तो कौन वर्क कर रहा है? ग्रेविटी कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी कैटेगरी में आती है? तो कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आती है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि बॉब ए के इस लोएस्ट पोजीशन तक पहुंचते तक बॉब ए की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। इसके लिए मैं बॉब ए के लिए बिल्कुल लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2। नाउ इंप्लाइज दैट अब क्योंकि बॉब ए को हमने रेस्ट से रिलीज किया था, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर केस में K1 की वैल्यू तो जीरो हो गई। शुरुआत में बॉब ए हमारा रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। प्लस अब बात करते हैं U1 की, तो U1 यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और मैंने आपको क्या कहा कि जनरली हम चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं कि हमारा जो भी इक्वेशन होता है, हर इक्वेशन में हमें बेसिकली डेल्टा यू से मतलब होता है, हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से मतलब होता है। और इसीलिए हम शुरुआत में किसी भी ओरिएंटेशन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को जीरो लेते हैं और हमेशा लेते भी रहेंगे, है ना। तो किसी भी एक ओरिएंटेशन में आप अपनी सुविधा के हिसाब से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आपकी इच्छा शक्ति के हिसाब से, आपको जहां बनता हो, जहां आप चाहो, जिस ओरिएंटेशन में आप चाहो, उस ओरिएंटेशन में आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लेना। और अब अगर उस ओरिएंटेशन के ऊपर हमारी बॉडी की शिफ्टिंग होती है, अगर उसके ऊपर बॉडी जाती है सपोज बाय हाइट h, तब उस केस में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी प्लस mgh। और अगर उस ओरिएंटेशन के नीचे बॉडी की मूवमेंट होती है तब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है और हो जाएगी माइनस mgh, है ना। तो आप एक रेफरेंस ले लो, एक ओरिएंटेशन ले लो और उस ओरिएंटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लो। उस ओरिएंटेशन के ऊपर अगर बॉडी गई तो प्लस mgh, नीचे आई तो माइनस mgh। विथ हाइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, विथ डेप्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो एक काम करता हूं मैं, मेरी सुविधा के लिए मैं इसी ओरिएंटेशन में जहां पर शुरुआत में हमारी बॉब थी, उसी हाइट पे, उसी ओरिएंटेशन पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लेता हूं। तब इस हिसाब से मेरी U1 की वैल्यू भी जीरो हो गई। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब मान लेते हैं कि जब मेरा बॉब A B के पास पहुंचा, टकराने के लिए गया, तब उसकी स्पीड कितनी हो गई? मैंने कहा U1 हो गई। तो डेफिनेटली K2 की वैल्यू हो जाएगी हाफ मास, इस पर्टिकुलर बॉब का जो हमें मालूम है वो m मालूम है, इनटू स्पीड को हम U1 ले रहे हैं तो यहाँ पर U1 स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब मुझको U2 की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो बॉब A है वो इनिशियल ओरिएंटेशन के नीचे आया है ना। पहले बॉब हमारी ज़्यादा हाइट पे थी, अब वो लोअर पॉइंट पे लौटा है, मतलब नीचे लौटा है। और यहाँ पर उसकी हाइट में क्या हुआ है? डिक्रीमेंट हुआ है। और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में यहाँ पर डिक्रीमेंट आएगा और मुझे माइनस mgh लेना होगा और मुझे इस हाइट से मतलब रहेगा। मैं एक्चुअली ये कितना नीचे गया है हमें मुझे ये निकालना है, मुझे ये हाइट से मतलब है, जो निकालना बड़ा आसान है। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी रेडियस की वैल्यू r है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो r के बराबर है। अब ये दूरी निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भी तो लेंथ r होगी। तो मैं जानता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैं सारी बातों को डिफाइन कर रहा हूँ। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉस थीटा, तो बेस हो जाएगा हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू r है एंड कॉस थीटा में थीटा की जगह में आ जाएगा 60, कॉस 60 1/2 होता है तो ये r/2 हो जाएगा और r इंटू 1/2 हो जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो r/2 है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है? r है। तो ये कितना नीचे गया है फिर? तो मुझे r से r/2 को माइनस करना पड़ेगा, तो रिमेनिंग जो हमारी ये लेंथ है वो r/2 आएगी। और इसीलिए यहाँ पर जो हाइट h की मैं बात कर रहा हूँ, ये हाइट h की वैल्यू ऑब्वियस बात है कितनी हो जाएगी? r/2 हो जाएगी, है ना। इस h की वैल्यू यहाँ पर r/2 हो जाएगी, जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, h आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये हमारी h की वैल्यू r/2 आ गई। तो फाइनली अब मैं बहुत इजीली U2 की वैल्यू लिख सकता हूँ। तो हाइट का क्योंकि डिक्रीमेंट है तो माइनस mgh की जगह में मुझे r/2 लिख देना है। नाउ अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस mg r/2 LHS की तरफ आएगा, m कैंसिल हो जाएंगे, 2 and 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली LHS में मेरे पास बचेगा gr विच विल बी इक्वल टू U1 स्क्वायर। तो फाइनली U1 की वैल्यू आ जाएगी √gr। और इस तरह से मैंने
बॉब ए के कोलिजन से जस्ट पहले की स्पीड निकाल ली और उसकी वैल्यू आ गई √gr। अब मैं बॉब ए की वेलोसिटी और स्पीड कोलिजन के बाद बता सकता हूँ, और बस मुझे वैल्यूज को पुट करना एंड सॉल्व करना है। तो m1 मेरे बॉब ए के मास की वैल्यू है जो कि m गिवन है, m2 हमारे बॉब बी के मास की वैल्यू है जो कि हमें m/2 गिवन है, डिवाइडेड बाय m + m/2 इंटू u1, एंड u1 की वैल्यू √gr आ रही है। तो नाउ दिस इज इक्वल टू, तो m - m/2 इज m/2 डिवाइडेड बाय m + m/2 इज 3m/2, √gr अपनी जगह पर है। m/2 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो मुझे 1/3 मिलेगा, और हमारा √rg अपनी जगह पर है। सो फाइनली आंसर विल बी √gr डिवाइडेड बाई 3, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो मैं √gr/3 के साथ जाऊंगा, √gr/3 ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा, एंड ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। और इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। अगर आपको सिमिलर बेसिस पे अगर बॉब बी की हमको वेलोसिटी पूछी जाती तो हमारे एक v2 का भी फॉर्मूला है, और उस v2 के फॉर्मूले के बेसिस पे आप बॉब बी की भी कोलिजन के बाद की वेलोसिटी निकाल सकते हो। बहुत आसान है आपको v2 का फॉर्मूला याद रखने के लिए। जहाँ जहाँ सब्सक्रिप्ट 1 है उसे 2 कर देना, और जहाँ जहाँ सब्सक्रिप्ट 2 है उसे 1 कर देना, आपको v2 का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो m1 बन जाएगा m2, m2 बन जाएगा m1, u1 बन जाएगा u2, एंड u2 बन जाएगा u1, और आपको v2 का फॉर्मूला मिल जाएगा। वैल्यू पुट करना, आपको बॉब बी की भी वेलोसिटी मिल जाएगी आफ्टर द कोलिजन। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट में आया है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एज असर्शन A एंड द अदर इज लेवल्ड एज रीजन R। ठीक है, हमको यहाँ पर असर्शन A दिया, मैं यहाँ पर एक ड्राइंग दिया हुआ है, A B C 3 यहाँ पर बॉडी शो की गई हैं। A की वेलोसिटी या स्पीड हमें 5 गिवन है, B की स्पीड हमें 2 गिवन है, एंड C की स्पीड हमें 4 गिवन है। डायरेक्शन तीनों का राइट वर्ड है। तो कहता है 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स, यहाँ पर आइडेंटिकल वर्ड यूज किया गया है। तो 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ सेम मास, ऑलराइट इनके मासेस भी सेम है, अंडरगोज 1 डायमेंशनल मोशन एज शोन इन फिगर with initial velocity va equal to 5 meter per second, vb equals to 2 meter per second, and vc equals to 4 meter per second. If we wait sufficiently long for elastic collision to happen, then va equal to 4 meter per second, vb equals to 2 meter per second, and vc equals to 5 meter per second will be the final velocities. All right, मैं आपको assertion पहले समझाता हूँ, और इस एसर्शन को समझने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और याद रखना पड़ेगा, जो कि इलास्टिक कोलिजन के फॉर्मूले से ही हम डेवलप करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर तो इक्वल मास की बॉडीज के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो तो कोलिजन के बाद बॉडीज अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज करते हैं, है ना। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ध्यान से सुनिएगा। अभी जस्ट मैंने आपको इसके पहले इलास्टिक कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख करके दिखाया था। फॉर्मूला मैं एक बार और लिखता हूँ। फॉर्मूला है v1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। ये मेरा फॉर्मूला था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इलास्टिक कोलिजन ही हो रहा है और इक्वल मासेस वाली बॉडीज के बीच में हो रहा है तो m1 m2 दोनों की वैल्यूज तो सेम हो गई। अब अगर m1 और m2 सेम है तो m1 माइनस m2 की जो वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो मेरा पहला टर्म हो गया 0। करेक्ट। अब m1 m2 दोनों का मास सेम, m1 m2 दोनों की वैल्यू सेम है, मैं m मान लेता हूँ, तो ये हो गया 2m और नीचे हो गया m प्लस m अगेन 2m, तो 2m भी आपस में रिड्यूस हो जाएंगे। तो फाइनली देखो, अगर आप देखते हैं तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 की वैल्यू आ जाएगी u2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, सिमिलरली अगर आप v2 की वैल्यू निकालेंगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगी u1। इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, और कंक्लूजन ये है कि अगर दो इक्वल मासेस की बॉडीज के बीच में इलास्टिक कोलिजन हो जाए, देन आफ्टर द कोलिजन द बॉडीज इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। मतलब ये है, फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी सेकेंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, एंड सेकेंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल
मतलब फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, जो आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारा जो कोलिजन हुआ है वो इलास्टिक है, परफेक्ट बात है। और यहाँ पर इलास्टिक साफ साफ कह रहा है फॉर इलास्टिक कोलिजन टू हैपन, और मासेस भी सेम है। तो देखो, बॉल ए बी से कोलाइड की एंड बॉल बी सी से कोलाइड की, हाँ कि नहीं? तो ए की वो वेलोसिटी हो जाएगी जो बी की है, एंड बी की वो वेलोसिटी हो जाएगी जो ए की है। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझना, दो बार कोलिजन हो रहा है। पहली बार कोलिजन हो रहा है ए एंड बी के बीच में, एंड दूसरी बार कोलिजन हो रहा है बी एंड सी के बीच में। तो यहाँ पर दो कोलिजन्स की बात है, और पहले मैं यहाँ पर ए एंड बी की बात करता हूँ, और लिखने के लिए मैं इस वाली जगह को यूज कर रहा हूँ, मैं ए एंड बी की बात कर रहा हूँ। अब मान लो ए एंड बी के बीच में कोलिजन हुआ है, तो ए की क्या वेलोसिटी हो जाएगी जो बी की है, और बी की क्या वेलोसिटी हो जाएगी जो ए की है। तो बता देंगे वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जानी चाहिए बाद में, कोलिजन के बाद में क्या हो जानी चाहिए, जो कि बी की है वो कितनी है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। और बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बी की वेलोसिटी हो जाएगी जो ए की है, जो कि होगी 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, यहाँ तक की बात आपको समझने की जरूरत है। अब जैसे ही कोलिजन फिर बी एंड सी के बीच में होगा, मैं बात करता हूँ बी एंड सी की, तो अब बी की वो वेलोसिटी हो जाएगी जो सी की है, एंड सी की वो वेलोसिटी हो जाएगी जो कि बी की है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अब वेलोसिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ सी के बराबर हो जाएगी जब बी एंड सी आपस में कोलाइड करेंगे, और बी की वेलोसिटी ऑफ सी की वेलोसिटी के बराबर होने वाली जो कि 4 है यहाँ पर, तो वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड फाइनली, एंड वेलोसिटी ऑफ सी वो हो जाएगी जो बी के पास थी, और बी के पास कौन सी वेलोसिटी थी, इट वॉज 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये मेरी ए की वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी ए की है, फाइनली ये मेरी बी की वेलोसिटी है, और फाइनली मेरी ये सी की वेलोसिटी है। अब हम हमारे एसर्शन की बात करते हैं और हमें देखते हैं हमें क्या गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोलता है ए की वेलोसिटी जो होगी वो 4 मीटर पर सेकेंड होगी, गलत कह रहा है। बी की कहता है 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी गलत कहता है। एंड सी की बोलता है 5 मीटर पर सेकेंड, जो करेक्ट है, बट ए एंड बी के रिगार्डिंग जो भी वेलोसिटी की जानकारी है वो गलत है, और इसीलिए एसर्शन रॉन्ग है ना, एसर्शन इज रॉन्ग, एसर्शन इज रॉन्ग, रॉन्ग एसर्शन है। अब आगे रीजन की बात करते हैं। कहता है रीजन, इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस टू ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। एकदम सही बात है, यही तो मैंने सिखाया आपको, है ना। तो रीजन के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, मतलब एसर्शन इनकरेक्ट है, रीजन आर करेक्ट है, ये बात हमको समझनी चाहिए, है ना। इस सवाल में हमने क्या देखा कि एसर्शन इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है। तो देखते हैं, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमारा ऑप्शन ए कहता है बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत बात है। एज ट्रू, ये भी गलत बात है। बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत बात है। अब कहता है फोर्थ में ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सही बात है एकदम, है ना। सो ऑप्शन फोर्थ के साथ जाऊंगा, एंड ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। और इसी के साथ हमारा 2025 जनवरी अटेम्प्ट में जेईई मेन के जो सवाल थे, जनवरी अटेम्प्ट में जितने भी सवाल इस चैप्टर से थे, टोटल कितने थे, 4 सवाल थे, और इन चारों सवालों को मैंने आपको सिखाया। टोटल जनवरी अटेम्प्ट 2025 के जेईई मेन पेपर में सिर्फ 4 सवाल सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन से थे। मैंने हर सवाल को आपके सामने रखा, समझाया, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए हर सवाल आपसे बन जाए और आपको समझ में आ जाए। मैं समझता हूँ कि ये क्लास, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज की इस क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। आप लगे रहिए मेरे साथ और सीखते जाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।